नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त त्रिशान फैक्ट। यहाँ हम सामने लाते हैं वो इतिहास, वो रहस्य और वो सच्चाइयाँ जो किताबों में आपको नहीं मिलती और जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से नायक और नायिकाएं हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि पहाड़ों की धुंध में लिखी गई हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की एक ऐसी ही विद्रोही रानी की जिसे अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा और उसके अपने लोगों ने उसे देवी माना। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में लिखे थे और उन्होंने ये तब लिखे जब हमारी कहानी की नायिका सिर्फ एक किशोरी अंग्रेजों की जेल में अकेली बंद थी। ये एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी चिंगारी के लिए जिसे वो बुझा नहीं पाए। तो कौन थी ये पहाड़ों की बेटी? इनकी कहानी शुरू होती है मणिपुर की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों से। गाइजन ल्यू का जन्म हुआ था 1915 में मणिपुर की पहाड़ियों में बसी रोंगमेई नागा जनजाति में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई स्कूल नहीं थे, लेकिन पुरखों की कहानियां और परंपराएं वो हवा में गूंजती थीं। उनका बचपन अपनी जमीन और अपनी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। तो हुआ ये कि उस समय ब्रिटिश शासन का दखल जनजातीय जीवन में बढ़ता ही जा रहा था। नए नए टैक्स, जबरन मजदूरी और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप, इन सब ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। और बस इसी माहौल में एक आध्यात्मिक और राजनीतिक जागृति की चिंगारी भड़कने वाली थी। महज 13 साल की उम्र में गाइदिन ल्यू अपने चचेरे भाई हाइपो जादुनांग के हिराका आंदोलन में शामिल हो गईं। ये आंदोलन अपनी नागा संस्कृति को बचाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ही ये अंग्रेजों से आजादी की एक जोरदार पुकार बन गया। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1931 में अंग्रेजों ने जादोनांग को फांसी दे दी। उनकी शहादत के बाद एक 16 साल की लड़की ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। वो अब सिर्फ एक अनुयायी नहीं बल्कि इस पूरे विद्रोह का चेहरा बन चुकी थी। कमान संभालते ही गाइदिन ल्यू ने जबरदस्त एक्शन लिया। उन्होंने अपने लोगों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया, ब्रिटिश चौकियों पर हमले करवाएं और सबसे बड़ी बात, लोगों से कहा कि वो अंग्रेजों का कोई भी दमनकारी टैक्स ना भरें। ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी चुनौती थी। जरा इस बात को महसूस कीजिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की कमान संभाली। ये उनकी हिम्मत और लीडरशिप का एक बेजोड़ उदाहरण है। ब्रिटिश सरकार उनसे इतना डर गई थी कि उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए का नकद इनाम घोषित कर दिया। सुनने में आज शायद ये ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये दिखाता है कि अंग्रेज उन्हें कितना बड़ा खतरा मानते थे। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। अंग्रेजों ने यह भी ऐलान किया कि जो भी गांव उन्हें पकड़वाने में मदद करेगा उसे पूरे 10 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए कितनी बड़ी मुहिम चलाई गई होगी। तो दुनिया की नजरों में एक ही इंसान के दो रूप थे। ब्रिटिश सरकार के लिए वो एक आतंकवादी थीं जिसे हर हाल में पकड़ना था, लेकिन उनके अपने लोगों के लिए वो उनकी रानी थीं, उनकी उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक। आखिरकार अक्टूबर 1932 में वो पकड़ ली गईं। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और यहीं से उनकी लंबी और मुश्किल कैद की शुरुआत हुई। अगले 14 सालों तक उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में घुमाया जाता रहा। कोहिमा, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल, तुरा, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं। ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी ताकि उन्हें उनके लोगों से पूरी तरह काट दिया जाए और विद्रोह की आग को ठंडा कर दिया जाए। लेकिन इसी अंधेरी कैद के दौरान उम्मीद की एक किरण आई। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने उनसे शिलोंग जेल में मुलाकात की। वो गाइदिन ल्यू की हिम्मत और उनके अटूट जज्बे को देखकर दंग रह गए। नेहरू ने उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाने का वादा किया और उन्हें रानी की उपाधि दी। और यहीं से रानी गाइदिन ल्यू की कहानी पूरे देश में फैल गई। 1947 में भारत आजाद हुआ और रानी गाइदिन ल्यू को आखिरकार रिहा कर दिया गया। लेकिन ये उनके संघर्ष का अंत नहीं था। असल में ये अपने लोगों की पहचान और स्वायत्तता के लिए एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा जटिल संघर्ष की शुरुआत थी।
आज़ादी के बाद रानी गाइदिनल्यू की राजनीतिक स्थिति काफ़ी पेचीदा हो गई। देखिए, वो अपने ज़ेलियांगरोंग समुदाय के लिए भारतीय संघ के भीतर ही एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र चाहती थीं, लेकिन उनका ये रुख उन्हें उस बढ़ते नागा राष्ट्रवादी आंदोलन के सामने खड़ा कर देता था, जो भारत से पूरी तरह अलग होकर एक स्वतंत्र नागा देश की मांग कर रहा था। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा और उनकी विरासत भी उतनी ही जटिल है। आज उन्हें अलग अलग तरीकों से याद किया जाता है, जो उनकी यात्रा की जटिलता को साफ दिखाता है। आज़ाद भारत की सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका के रूप में मान्यता दी। उन्हें ताम्रपत्र पुरस्कार, पद्म भूषण और बिरसा मुंडा पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान दिए गए, जो राष्ट्र के लिए उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी विरासत की एक नहीं कई तस्वीरें हैं। कुछ के लिए वो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी है, कुछ के लिए वो ईसाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी पारंपरिक नागा आस्था की रक्षक हैं, और तो और कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने भी उन्हें एक प्रतीक के रूप में अपनाया है, जो उनकी कहानी में एक और परत जोड़ देता है। रानी गाइदिनल्यू की कहानी हमें याद दिलाती है कि नायक कभी भी एक आयामी नहीं होते। उनकी कहानी ये सवाल उठाती है कि एक राष्ट्र अपनी यादें कैसे बनाता है, और हम उन महान हस्तियों को कैसे समझते हैं जिनकी विरासत सीधी और सरल नहीं है। आपको लगता है कि दुनिया का हर राज मैप पर मिल जाता है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो किताबों और नक्शों दोनों से परे मिलती हैं। मैं हूं त्रिशन फैक्ट। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही अनकही दास्तां के साथ। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए त्रिशन फैक्ट को सब्सक्राइब करें।